हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट क्या है और इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं और इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनका क्या रोल होता है, जुडिशरी क्या है और ये चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे इंश्योर करती है, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और ये कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, यूनियन और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनफैक्ट हम अपने बुक के हर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम विजुअल्स एंड एनिमेशन की मदद से इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है एक इंट्रोडक्शन से जो इंडिया की इंडिपेंडेंस पर है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स से आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। ये आजादी उन हजारों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा थी जिन्होंने सालों तक कॉलोनियल रूल के खिलाफ संघर्ष किया। ये लंबी लड़ाई सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक फ्री इंडिया का सपना, जहां लोग अपनी मर्जी से जी सकें और अपने देश के लिए फैसले खुद ले सकें। आजादी मिलने के बाद सबसे पहला बड़ा कदम जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया वो था इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दोस्तों, ये कोई आम कागज नहीं था, ये एक डिटेल्ड और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट था जिसमें हमारे देश के बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए थे। इन्हीं प्रिंसिपल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके जरिए हर इंडियन अडल्ट को वोट करने का अधिकार मिला, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या बैकग्राउंड का हो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट कैसे बनी है। तो देखो, इंडियन पार्लियामेंट 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसके मेंबर्स को सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये देश की स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है। पार्लियामेंट का ये स्ट्रक्चर जिसमें 2 अलग अलग हाउसेस होते हैं उसे बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है, जहां बी का मतलब 2 और कैमरल का मतलब चेंबर या हाउस होता है। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल हिस्सा होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस बात पर एक्सटेंसिव डिस्कशंस हुआ था कि इंडिया को बाई कैमरल सिस्टम रखना चाहिए या नहीं। ये माना गया कि सिर्फ एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस से इंडिपेंडेंट इंडिया के सारे चैलेंजेस को हैंडल करना मुश्किल होगा। देश की स्टेट्स को भी सही रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए यह जरूरी माना गया कि एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो जो राज्यसभा के रूप में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दे। इसी वजह से राज्यसभा का कॉम्पोजिशन और इलेक्शन प्रोसेस लोकसभा से अलग रखा गया। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें पावर सेंटर, स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है। यह सिस्टम नेशनल यूनिटी और लोकल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस को समझते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो ध्यान रखता है कि डिबेट्स और डिस्कशंस ऑर्डरली तरीके से चलें। लोकसभा में मेंबर्स अपने बीच से एक स्पीकर इलेक्ट करते हैं और वही स्पीकर सेशन कंडक्ट करता है, मेंबर्स को बोलने का मौका देता है, डिसिप्लिन मेंटेन रखता है और ये इंश्योर करता है कि सारे रूल्स सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सिमिलरली, राज्यसभा की बात करें तो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है जो राज्यसभा का चेयरपर्सन के रूप में काम करता है। पार्लियामेंट का काम सिर्फ लॉज बनाना ही नहीं बल्कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना भी होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन एग्जीक्यूटिव निभाता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस के एमपीज में से चुनी जाती है, मतलब कुछ मेंबर्स लोकसभा से और कुछ राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मिलकर देश को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। अब चलिए पहले हम पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को कुछ जरूरी और फंडामेंटल फंक्शंस पूरे करने होते हैं। इन फंक्शंस को 4 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, 2 लॉ मेकिंग, 3 एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, 4 फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन की।
पार्लियामेंट का सबसे पहला काम होता है उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के लिए डिसाइड किए हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इनेबल करना। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट इंश्योर करती है कि इंडिया में हर अडल्ट सिटीजन को वोट करने का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या बैकग्राउंड का हो। यहां पर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। सवाल है, अगर इंडिया में वोटिंग राइट सबको मिलता है तो बताओ क्या एक जेल में बंद आदमी भी वोट दे सकता है? मैं एक हिंट दे देता हूं, इसका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं है। अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। पार्लियामेंट का दूसरा फंक्शन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो करवाना। पार्लियामेंट का रोल ये इंश्योर करना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर्स क्लियरली अलग अलग बने रहें। इससे एक इंस्टीट्यूशन दूसरे पर ओवर पावर नहीं होता और देश में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रहते हैं। यह सिस्टम गवर्नमेंट को फेयर और बैलेंस्ड बनाता है। फेडरलिज्म को इंश्योर करना। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहां पावर सेंटर, स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है। यह सिस्टम नेशनल यूनिटी और लोकल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना। पार्लियामेंट ऐसे लॉज और पॉलिसीज बनाती है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करें। इसका पर्पस है कि देश में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। नेक्स्ट है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कानून बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ मेकिंग के लिए एक डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट प्रोसेस बनाया है। जैसे जब कोई नया लॉ बनाना होता है तो उसका पहला ड्राफ्ट बिल के फॉर्म में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो बिल डिस्कशंस, डिबेट्स, कमिटी रिव्यूज और वोटिंग जैसे कई स्टेजेस से गुजरता है। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है और उसके बाद ही वो लॉ बनकर इंप्लीमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम डिटेल में चार्ट की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रोसेस 9 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, तो ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट। इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करना, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। इस स्टेज में बिल का बेसिक आइडिया, उसका पर्पस और किस इशू को सॉल्व करने के लिए यह बिल लाया गया है, ये बताया जाता है। ये एक तरह से बिल की ऑफिशियल एंट्री होती है। पर अगर बिल मनी से रिलेटेड हो तो वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। रीडिंग ऑफ द बिल। इस प्रोसेस में सेकंड स्टेप होता है बिल की रीडिंग। इसमें बिल का टाइटल, ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजंस हाउस के मेंबर्स के सामने रखे जाते हैं। यहां कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ बिल को फॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है। रिफर टू स्टैंडिंग कमिटी। थर्ड स्टेप में बिल को स्टैंडिंग कमिटी को भेजना होता है। ये एक ऐसी कमिटी होती है जो बिल का डिटेल्ड स्टडी करती है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस लेती है, पब्लिक इनपुट्स लेती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करती है और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करती है। टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। इस प्रोसेस में चौथा स्टेप होता है बिल को हाउस में वापस लाकर डिटेल में डिस्कस करना। मेंबर्स बिल के हर पॉइंट पर डिबेट करते हैं कि क्या सही है और क्या बदलना चाहिए और कमिटी के सजेशंस कितने यूजफुल हैं। यही स्टेज डिसाइड करती है कि बिल देश के हित में है या नहीं। डिस्कशन के बाद बिल नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन अमेंडमेंट्स। इस प्रोसेस में पांचवा स्टेप होता है बिल के हर क्लॉज को लाइन बाय लाइन रिव्यू करना। अगर किसी मेंबर को लगता है कि कोई क्लॉज गलत है, अनक्लियर है या इंप्रूव हो सकता है, तो वो अमेंडमेंट प्रपोज करता है, मतलब बदलाव सजेस्ट करता है। हर अमेंडमेंट पर वोटिंग होती है, वोट ऑन द बिल। इस प्रोसेस में छठा स्टेप होता है फाइनल वोटिंग। पूरे बिल पर मेंबर्स वोट करते हैं कि इस बिल को पास किया जाए या नहीं। प्रोसेस रिपीटेड इन अदर हाउस। इस स्टेप में बिल उस हाउस में आता है जहां वो अभी तक पास नहीं हुआ था। मतलब अगर लोकसभा बिल पास कर देती है तो बिल राज्यसभा में चला जाता है। एक और चीज है कि जब भी मनी से रिलेटेड कोई बिल पास करना होता है तो लोकसभा का ही मेंबर मनी से रिलेटेड कोई बिल ला सकता है। राज्यसभा का कोई भी मेंबर मनी से रिलेटेड बिल नहीं ला सकता। और यह भी है, अगर लोकसभा ने मनी से रिलेटेड कोई बिल पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो केवल उसे डिले कर सकती है, वो भी केवल 14 दिनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। राज्यसभा केवल सजेस्ट कर सकती है। ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि उसे सजेशन मानना है या नहीं मानना।
प्रेसिडेंशियल असेंट। इस प्रोसेस में 8वां स्टेप होता है बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना। प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव करते हैं। इस अप्रूवल को प्रेसिडेंशियल असेंट कहते हैं। बिना प्रेसिडेंट के साइन के बिल एक्ट नहीं बन सकता। 9th और आखिरी प्रोसेस होता है गैजेट नोटिफिकेशन। प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है। जब गैजेट नोटिफिकेशन आ जाता है तब वो एक्ट ऑफिशियली लॉ बन जाता है और कंट्री में लागू हो जाता है। तो इस तरह से एक बिल लंबी प्रोसेस से गुजरकर आखिर में एक एक्ट बन जाता है। और हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस पार्ट को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से समझो। दोस्तों, यहां पर हमारी बुक में एक टर्म दिया गया है RTE, जिसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। इसका आइडिया लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था। इसका बेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया था, जहां कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के 10 साल के अंदर हर बच्चे को फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिले, जिसके लिए 1990s में कोर्ट में यह बात उठाई गई कि एजुकेशन राइट टू लाइफ का हिस्सा है। फिर 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना हर स्टेट की ड्यूटी है। जिसके बाद 2008 में RTE बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन फंडिंग पर बहुत डिस्कशन हुआ क्योंकि नए स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के लिए ह्यूज बजट चाहिए था। लेकिन आखिरकार 2009 में बिल को लोकसभा में पास किया गया और उस पर प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और अगस्त 2009 में RTE एक एक्ट बन गया। आज RTE एक्ट ने मिलियंस बच्चों को फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइड कराया, जिसमें फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म्स और बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जब एक बिल एक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो सारा काम यहीं खत्म नहीं होता। अब शुरू होता है उन लॉज को सही तरह से इम्प्लीमेंट करने का काम। और इसी से जुड़ा पार्लियामेंट का अगला मेजर फंक्शन आता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, अपने काम, डिसीजंस और पॉलिसीज के लिए लोकसभा के सामने जवाबदेह होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो फैसले लें, बल्कि उन्हें हर एक्शन का जवाब पार्लियामेंट को देना पड़ता है और पार्लियामेंट उनसे सवाल पूछकर उनके डिसीजंस को चेक भी करती है। अब चलिए देखते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या होता है। सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव का मेन रोल होता है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉज पास किए हैं उनको इंप्लीमेंट करे और उनका सही तरह एनफोर्समेंट इंश्योर करे, मतलब लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए। साथ ही ये लोग पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्मूथ फंक्शनिंग भी देखते हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज का काम, स्कीम्स का एग्जीक्यूशन और पॉलिसीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, यानी हर रोज जो इंपॉर्टेंट काम गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे प्लानिंग, अप्रूवल्स, पॉलिसी चेंजेस, गवर्नेंस रिलेटेड डिसीजंस, सब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से लिए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रूल्स फॉलो करके चले। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव को अपने एक्शंस के लिए लोकसभा के सामने जवाब देना पड़ता है। इसके लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। इस टाइम एमपीज डायरेक्टली मिनिस्टर्स से पॉलिसीज, डिसीजंस, स्कीम्स और फेलियर्स के टॉपिक पर सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर्स को सब जस्टिफाई करना पड़ता है। इसी प्रोसेस से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है। अब आते हैं अपने आखिरी लेजिस्लेटिव फंक्शन पर, जो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी वित्तीय जिम्मेदारी। पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है गवर्नमेंट के पैसे का सही इस्तेमाल इंश्योर करना। इसके लिए हर साल एनुअल बजट पार्लियामेंट में रखा जाता है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना फंड दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पैसे की जरूरत होती है देश को चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लीडर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें पैसा चाहिए तो उन्हें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वे पैसा खर्च कर पाएंगे। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो लीडर्स गवर्नमेंट का बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट ये भी चेक करती है कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह हो रहा है या नहीं। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामेंट को सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइम से और सही तरह प्रोवाइड करे। लेजिस्लेटिव फंक्शन समझने के बाद अब पार्लियामेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो देश को प्रैक्टिकली चलाता है, लॉज को इंप्लीमेंट करता है और डे टू डे गवर्नेंस हैंडल करता है। एग्जीक्यूटिव दो मेजर इंस्टीट्यूशंस से मिलकर बनता है, जो है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। चलिए इन दोनों के रोल्स को डिटेल में समझते हैं। द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भारत का हेड ऑफ स्टेट होता है और एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड। एक्चुअली सरकार तो पीएम और मिनिस्टर्स चलाते हैं,
लेकिन प्रेसिडेंट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, सेशन स्टार्ट करने का ऑर्डर देना और बिल्स को असेंड देना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और आमतौर पर प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस ही फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे जब इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, तब प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी अपनी समझ और जजमेंट का यूज करके डिसाइड करते हैं कि किसको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, मतलब सरकार की कमांड्स, डिसीजंस और डे टू डे रनिंग की मेन जिम्मेवारी पीएम की होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम बनता किसे है? तो देखो, प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बल्कि वो केवल उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी पार्टी मेजॉरिटी लेकर आई हो लोकसभा के इलेक्शन में। प्राइम मिनिस्टर अपना रोल तब तक निभाता है जब तक लोकसभा के मेजॉरिटी एमपीज उसके सपोर्ट में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर द्वारा किए जाने वाले ये कुछ मुख्य काम है: काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, हर मिनिस्ट्री के काम को कोऑर्डिनेट करना और देश की नेशनल पॉलिसीज तैयार करना। प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर ही गवर्नमेंट चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। ये पूरी टीम कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर लोकसभा उनकी पॉलिसीज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट में आने वाले ज्यादातर बिल्स सरकार ही इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का मेजर रोल गवर्नमेंट के पास होता है। इनके साथ ही एक परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, जिसे सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लॉज प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, पॉलिसीज ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके यानी आम लोगों तक पहुंच सके और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्मूथली फंक्शन करे। डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डिफरेंस को देखो, जिसके बाद आपको दोनों टर्म्स और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इस टेबल को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहला रहेगा एस्पेक्ट, मतलब किस बेसिस पर दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और बाकी दोनों में रहेगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला एस्पेक्ट है कॉम्पोजिशन। लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग इंडिया का पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा लॉ मेकिंग बॉडी है। इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव 3 चीजों से मिलकर बनता है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। दूसरा एस्पेक्ट है रोल। लेजिस्लेटिव का रोल मेनली लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव के काम की देखरेख करना है। वहीं एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को लागू करना है। फंक्शन की बात करें तो लेजिस्लेचर के अंडर पार्लियामेंट में कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वहीं ज्यादातर बिल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से सवाल करके उनके काम का एक्सप्लेनेशन लेती है, ताकि पता चले सरकार सही काम कर रही है या नहीं, और एग्जीक्यूटिव अपने डिसीजंस और एक्शंस के बारे में लेजिस्लेचर को सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस देता है। साथ ही एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट मैटर्स पर एड और एडवाइस करता है, जैसे पार्लियामेंट के सेशंस कब बुलाए जाएं या सरकारी काम कैसे आगे बढ़ाया जाए। द जुडिशरी रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब हम बात करते हैं लास्ट इंस्टीट्यूशन की, जो है जुडिशरी। जुडिशरी हमारे देश का वो हिस्सा है जो कानून को समझने, उनका मतलब निकालने और उन्हें सही केसेस में अप्लाई करने का काम करता है। ये पूरा सिस्टम कोर्ट्स के थ्रू चलता है, जिसमें जुडिशरी का मेन रोल होता है कि देश में डेमोक्रेसी सही तरह से काम करे। ये इंश्योर करती है कि सरकार के सभी पार्ट्स, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव, उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स के अंदर काम करें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किए हैं। हमने ये तो देख लिया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कितनी पावरफुल है, लेकिन ये इंश्योर करना कि इन पावर्स का मिसयूज ना हो, ये जुडिशरी का स्पेशल और क्रिटिकल काम होता है। इसलिए अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी उस लॉ को रोक सकती है। इसी तरह अगर एग्जीक्यूटिव किसी लॉ को इंप्लीमेंट करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे, तो जुडिशरी फिर से इंटरवीन करके उस गलती को ठीक कर सकती है। जैसे पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, मिलकर काम करते हैं, वैसे ही जुडिशरी भी अपनी कोर्ट्स के थ्रू काम करती है। जुडिशरी वैसे अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर आपकी बुक में उतना नहीं दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने सभी टॉपिक्स को डिटेल में अच्छे से समझाया, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में समझने में दिक्कत ना हो। इन तीनों टॉपिक्स में हमने समझा कि लेजिस्लेचर का काम लॉज बनाना होता है और एग्जीक्यूटिव का काम उन लॉज को इंप्लीमेंट करना होता है। जुडिशरी इन दोनों ऑर्गन्स की एक्टिविटीज पर नजर रखती है, ताकि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से हो। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अपनी अपनी पावर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हुए यूज करते हैं। इसी सिस्टम को सेपरेशन ऑफ पावर्स या चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है।
जिससे कोई भी ब्रांच इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल या डोमिनेट कर सके। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। अभी जो हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पढ़ा वो यूनियन यानी सेंट्रल लेवल पर था, लेकिन स्टेट लेवल पर भी अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होता है। हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है जिसे स्टेट असेंबली कहा जाता है। जिस तरह पार्लियामेंट में एमपीज लॉज बनाते हैं, उसी तरह स्टेट असेंबली में एमएलएज अपने स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। एमएलएज उन टॉपिक्स पर लॉज बनाते हैं जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स पर जो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग लिस्ट्स बनाई हैं ताकि ये क्लियर हो सके कि कौन सा सब्जेक्ट किस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं, कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों स्टेट और यूनियन लॉज बना सकते हैं। लेकिन उन्हें एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना दे तो स्टेट को सेंटर के लॉ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, जो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, जबकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। इस तरह स्टेट असेंबली भी पार्लियामेंट की तरह ही काम करती है, बस डिफरेंस ये है कि वो अपने स्टेट के इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से कानून बनाती और इम्प्लीमेंट करवाती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। सेंटर के ऑपोजिट स्टेट लेजिस्लेचर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिकैमरल मतलब सिर्फ एक हाउस या बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस। स्टेट का लोअर हाउस विधानसभा होता है जबकि अपर हाउस विधान परिषद कहलाता है। इंडिया में सिर्फ कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश बाइकैमरल सिस्टम फॉलो करते हैं। बाकी सारे स्टेट्स यूनिकैमरल हैं जिनका लेजिस्लेचर सिर्फ विधानसभा से मिलकर बनता है। चैलेंजेस टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर्स। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ बनाता है और सब कुछ परफेक्ट तरीके से चलता रहता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इंडिया का लेजिस्लेचर चाहे वो सेंटर की पार्लियामेंट हो या स्टेट की असेंबलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये लॉज बनाता है, गवर्नमेंट के काम का हिसाब लेता है, बजट अप्रूव करता है और नेशनल पॉलिसीज पर डिस्कशंस का प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन इन सब के बावजूद लेजिस्लेचर को कई सीरियस चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। आइए उन चैलेंजेस को एक एक करके समझते हैं। पहला चैलेंज है रेगुलर एब्सेंटिज्म एंड अनरूली बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। कई बार मेंबर्स पार्लियामेंट या असेंबली की सिटिंग्स में प्रेजेंट ही नहीं होते। कुछ मेंबर्स का बिहेवियर नॉन कोऑपरेटिव होता है जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन, डिस्कशंस और डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इससे इंपॉर्टेंट डिबेट्स की क्वालिटी गिर जाती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक बड़ा कंसर्न है कि लोकसभा में बैठे काफी रिप्रेजेंटेटिव्स पर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं। इससे लोगों का ट्रस्ट हर्ट होता है और डिबेट्स बायस्ड या अग्रेसिव हो जाती है जिससे एक्चुअल इश्यूज डिस्कस ही नहीं हो पाते। डिसरप्शंस ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहां मेंबर्स एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछकर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, पर जब बार बार डिसरप्शंस होते हैं तो ना सवाल हो पाते हैं, ना जवाब मिल पाते हैं और पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस एंड सिटिंग्स। पार्लियामेंट साल में सिर्फ 3 बार ही बैठती है, बजट सेशन में, मॉनसून सेशन में और विंटर सेशन में। इन सेशंस में पार्लियामेंट के मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं जहां लॉज पर डिस्कशन होता है, गवर्नेंस मैटर्स उठाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव से एक्सप्लेनेशंस ली जाती हैं। नॉर्मली पार्लियामेंट 6 घंटे पर डे बैठती है, लेकिन काम ज्यादा हो तो ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। वीक डिबेट्स एंड डिले इन पासिंग बिल्स। पार्लियामेंट और असेंबलीज को थॉटफुल डिबेट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन जब डिबेट्स डिस्टर्ब्ड हो जाती है, सेशंस जल्दी खत्म हो जाते हैं और कई बिल्स सालों तक पास नहीं होते, तो ये पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वीक करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं लेजिस्लेचर के साथ। पर सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसका सबसे पहला और बड़ा सोल्यूशन है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ही उसका बैकबोन होता है। जब लोग सवाल पूछते हैं, अपनी ओपिनियंस रखते हैं, पब्लिक डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं और पॉलिसीज पर फीडबैक देते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स को रियल ग्राउंड लेवल इश्यूज समझ आते हैं और उन्हें इंप्रूव करना पड़ता है। रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक अवेयरनेस। दोस्तों, मीडिया एक पावरफुल ब्रिज होता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी डिमांड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली लेजिस्लेचर तक पहुंचाता है। कार्टून्स, ह्यूमर और क्रिटिसिज्म के थ्रू मीडिया गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए रखती है। जितना मीडिया स्ट्रांग होगा, उतना लेजिस्लेचर डिसिप्लिन्ड और अकाउंटेबल रहेगा। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत सारे डिजिटल स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं जहां लोग पॉलिसी मेकिंग के दौरान अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। अगर यूथ, स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहें तो लेजिस्लेचर को इंप्रूव होने पर फोर्स मिलता है। इमर्जेंस ऑफ यंग एंड डाइवर्स लीडरशिप।
आज ज्यादा से ज्यादा यंग, एजुकेटेड और डाइवर्स लीडर्स पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और लोगों के बीच का गैप बहुत कम कर दिया है। जितनी ज्यादा नई वॉइसेस आएंगी, उतना लेजिस्लेचर मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्यूचर वोटर्स। और दोस्तों, सबसे बड़ा सोल्यूशन आप हो। आप फ्यूचर वोटर्स हो। आपकी चॉइसेस ही डिसाइड करेंगी कि लेजिस्लेचर स्ट्रांग रहेगा या वीक। जब सिटीजंस इन्फॉर्म्ड रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल वोटिंग करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव से कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन रखते हैं, तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों ज्यादा इफेक्टिव और पीपल फ्रेंडली बन जाती हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप, डिटेल में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश की, ताकि आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि चैप्टर की रियल अंडरस्टैंडिंग भी मिले। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।